सबसे विनाशकारी ताकत, और उस ताकत के केंद्र में एक धातु थी जिसका नाम था यूरेनियम। यूरेनियम एक धातु से इतना विनाशकारी कैसे बना, आइए आज के इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। जैसे यूरेनियम आखिर है क्या? अगर ये इतना खतरनाक है तो इंसान आज भी इसे इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ तबाही के लिए बना है या इसके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती? ये धरती के अंदर आया कहां से? क्या ये यहीं बना या फिर ब्रह्मांड से आया हुआ मेहमान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरेनियम वाकई सबसे खतरनाक चीज है या ब्रह्मांड में इससे भी ज्यादा भयानक कुछ मौजूद है? इन सारे सवालों के जवाब एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वो इंसान को यूरेनियम के बारे में पहली बार पता कैसे चला। 1789 की बात है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिक क्लापरोथ कुछ चट्टानों पर प्रयोग कर रहे थे। ये चट्टानें बोहेमिया इलाके से आई थीं और उस समय इन्हें बस बेकार खनिज माना जाता था। क्लापरोथ का मकसद कोई खतरनाक चीज ढूंढना नहीं था, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि इन पत्थरों में आखिर है क्या। जब उन्होंने इन चट्टानों को गर्म किया और अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं की तो उन्हें एक नया तत्व मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई नई धातु है। उन्होंने इसका नाम यूरेनियम रखा। उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नई धातु आगे चलकर इंसान की सबसे खतरनाक ताकत बन जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय यूरेनियम को खतरनाक नहीं माना गया। इसे कांच और सिरेमिक को रंगने में इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग यूरेनियम वाले चमकीले बर्तन इस्तेमाल कर रहे थे, बिना ये जाने कि वो रोजमर्रा में एक अदृश्य खतरे को छू रहे हैं। यानी शुरुआत में यूरेनियम कोई डर नहीं था, वो बस एक धातु था। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यूरेनियम सिर्फ धातु नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान के शरीर और पूरी दुनिया को बदल सकता है। 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल यूरेनियम पर एक साधारण सा प्रयोग कर रहे थे। उनका इरादा सिर्फ इतना था कि सूरज की रोशनी में यूरेनियम रखकर देखा जाए कि क्या इससे कोई चमक निकलती है। लेकिन एक दिन मौसम खराब था, सूरज नहीं निकला और उन्होंने यूरेनियम को यूं ही एक दराज में रख दिया। साथ में फोटोग्राफिक प्लेट्स भी थीं। कुछ दिन बाद जब उन्होंने प्लेट्स निकाली तो वो हैरान रह गए। बिना किसी रोशनी के प्लेट्स अपने आप काली हो चुकी थीं। यहीं से पहली बार समझ आया कि यूरेनियम कोई साधारण धातु नहीं है। ये अपने आप से एक अदृश्य ऊर्जा छोड़ रहा था, बिना आग, बिना गर्मी, बिना आवाज। इस रहस्यमयी शक्ति को बाद में रेडियो एक्टिविटी कहा गया। अब वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि ये ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही बल्कि यूरेनियम के अंदर से निकल रही है। इसके बाद इस रहस्य को और गहराई से समझा मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने। उन्होंने पाया कि यूरेनियम से निकलने वाली ये किरणें इंसानी शरीर पर असर डालती हैं। शुरुआत में इसे चमत्कार माना गया, लेकिन बहुत जल्द इसकी कीमत सामने आ गई। मैरी क्यूरी के हाथों पर जले हुए निशान पड़ने लगे, वैज्ञानिक बीमार होने लगे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यहीं पहली बार इंसान को झटका लगा कि यूरेनियम की असली ताकत क्या है। यह सिर्फ चमक या रंग नहीं था, ये ऐसी शक्ति थी जो अंदर से शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। उस दिन के बाद यूरेनियम को सिर्फ धातु नहीं बल्कि खतरे की चेतावनी के रूप में देखा जाने लगा और यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो आगे चलकर विस्फोटक और रिएक्टर तक पहुंचा। एक बात जो आपको चौंका सकता है कि यूरेनियम धरती के अंदर बनता ही नहीं है, ये बात जितनी सीधी है उतनी ही चौंकाने वाली भी। यूरेनियम हमारी पृथ्वी से पहले बना था, उस समय जब पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। अरबों साल पहले जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में फटते थे तो उस महाविस्फोट में ऐसे भारी तत्व पैदा हुए जिनमें यूरेनियम भी शामिल था। यानी यूरेनियम किसी कारखाने में नहीं बल्कि तारों की मौत के दौरान बना। जब हमारा सौरमंडल बन रहा था तब ये भारी तत्व अंतरिक्ष की धूल और गैस के साथ मिलकर नए ग्रहों का हिस्सा बन गए। इसी प्रक्रिया में यूरेनियम भी पृथ्वी के अंदर बंद हो गया। शुरुआत में जब धरती पिघली हुई आग का गोला थी तब ये तत्व गहराई में धंसते चले गए। समय के साथ जब धरती ठंडी हुई, प्लेटें बनी, पहाड़ उठे और ज्वालामुखी फटे तो यूरेनियम कुछ जगहों पर ऊपर की चट्टानों में फंस गया। इसलिए आज यूरेनियम हर जगह नहीं मिलता। ये खास तरह की चट्टानों में खास हालात में पाया जाता है, जहां करोड़ों साल तक भूगर्भीय दबाव और रासायनिक बदलाव हुए हों।
दूसरे शब्दों में, यूरेनियम कोई आम खनिज नहीं है। ये ब्रह्मांड की बहुत पुरानी विरासत है जो संयोग से हमारी धरती का हिस्सा बन गई। और यही वजह है कि जब इंसान इसे जमीन से निकालता है तो वो सिर्फ एक धातु नहीं निकालता, वो अरबों साल पुरानी ब्रह्मांड में बनी एक ताकत को बाहर ले आता है। यूरेनियम पूरी धरती पर फैला हुआ नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलता है जहां करोड़ों साल तक खास तरह की भूगर्भीय परिस्थितियां बनी रहीं, जैसे प्राचीन समुद्र, ज्वालामुखीय गतिविधि और चट्टानों के अंदर लंबे समय तक चला रासायनिक बदलाव। इसी वजह से आज दुनिया के कुछ ही देश यूरेनियम के बड़े स्रोत माने जाते हैं। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में निकाला जाता है। यहाँ की खासियत यह है कि यूरेनियम जमीन को खोदे बिना तरल प्रक्रिया से निकाला जाता है, जिससे लागत कम पड़ती है। इसके बाद बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है, जहां जमीन के नीचे यूरेनियम का बहुत विशाल भंडार मौजूद है, लेकिन सख्त नियमों के कारण इसका इस्तेमाल सीमित है। इसके अलावा कनाडा में दुनिया का सबसे शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है, इतना शुद्ध कि थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ताकतवर मानी जाती है। रूस और नामीबिया जैसे देश भी बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूरेनियम होते हुए भी हर देश इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय नजर रहती है, क्योंकि यही धातु बिजली भी बना सकती है और हथियार भी। इसलिए यूरेनियम सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि राजनीति और ताकत के संतुलन के बीच भी दबा हुआ है। यूरेनियम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ विस्फोटक सामान आता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज यूरेनियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम के परमाणु नियंत्रित तरीके से टूटते हैं, जिससे निकलने वाली गर्मी से पानी उबलता है, भाप बनती है और टरबाइन घूमकर बिजली पैदा करती है। बिना धुआं, बिना कोयला, लेकिन ताकत जबरदस्त। यूरेनियम का दूसरा उपयोग सैन्य क्षेत्र में होता है। परमाणु हथियारों में इसकी बेहद शुद्ध किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कुछ ही पलों में शहरों को तबाह कर सकती है। इसके अलावा कई देशों की न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टरों पर निर्भर हैं, जो महीनों तक बिना सतह पर आए काम कर सकते हैं। कम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी होता है। रेडिएशन थेरेपी में इससे निकले तत्वों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है, यानी वही ऊर्जा जो गलत हाथों में मौत बनती है, सही नियंत्रण में जिंदगी बचाने का काम भी करती है। कुल मिलाकर यूरेनियम एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी के हर बड़े फैसले से जुड़ी है। बिजली, सुरक्षा, इलाज और विनाश। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कैसे और किस मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। जब यूरेनियम की तबाही और खतरे सामने आए तो वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल जरूर उठा, क्या इतनी ताकत के लिए कोई ज्यादा सुरक्षित रास्ता हो सकता है? इसी सवाल से सामने आया थोरियम। थोरियम भी एक रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन इसका स्वभाव यूरेनियम से अलग है। इसे अक्सर सेफर न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर थोरियम इतना अच्छा है तो आज भी दुनिया यूरेनियम पर क्यों टिकी है? वजह सीधी है, तकनीक और इतिहास। यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर पहले बन चुके थे, हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी और पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री उसी के आसपास खड़ी हो गई। अगर सिर्फ धरती के पैमाने पर देखा जाए तो यूरेनियम बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन जैसे ही नजर ब्रह्मांड की तरफ जाती है, यूरेनियम की ताकत अचानक बहुत छोटी महसूस होने लगती है। अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके सामने इंसान का बनाया हर हथियार बौना है। उदाहरण के लिए, जब कोई विशाल तारा मरता है और सुपरनोवा बनकर फटता है तो उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन में भी नहीं निकाल पाएगा। इससे भी आगे जाए तो न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजें मिलती हैं, इतनी घनी कि एक चम्मच पदार्थ का वजन पहाड़ जितना हो सकता है। और फिर आते हैं गामा रे बर्स्ट, जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं में गिना जाता है। अगर ऐसा कोई विस्फोट पृथ्वी की दिशा में हो जाए तो बिना छुए ही हमारी पूरी ओजोन परत नष्ट हो सकती है। यहाँ न कोई बम गिरता है, न कोई चेतावनी मिलती है, बस असर पड़ता है। और सबसे टॉप पर हैं ब्लैक होल। ये चीजें फटती नहीं, शोर नहीं करती, लेकिन जो एक बार इनके पास चला जाए वापस नहीं आता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। इन सब के सामने यूरेनियम सिर्फ एक औजार है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रह्मांडीय ताकतें प्राकृतिक हैं, जबकि यूरेनियम की तबाही इंसान के फैसलों पर निर्भर करती है। यानी ब्रह्मांड में यूरेनियम से जादूगोड़ा दुनिया का सबसे
खतरनाक जगह, हम वहीं पे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सिद्धू कानी चौक है, पत्थर का बना हुआ है, और यह तिराहा है। यह तिराहा एक शहर की तरफ जाता है, जादूगोड़ा की तरफ, जो आगे घाटशिला की तरफ निकलता है। दूसरा जो सड़क है वो मंदिर की तरफ जाता है, रंकनी मंदिर, और तीसरा जो सड़क है वो जाता है टाटानगर यानी जमशेदपुर। लेकिन कुल मिला जुला कर कहें कि तीनों जो रास्ता है या तीनों त्रिलोक की तरफ की बजाय या मृत्यु लोक की तरफ जाता है। मृत्यु लोक कहा तो इसका व्यापक अर्थ है। और आप जानिए कि जादूगोड़ा जो है यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम फैक्ट्री जादूगोड़ा में ही है और यहीं से पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती है। यह भारत सरकार का है। भारतीय मीडिया यहाँ नहीं पहुँचती, डरते हैं लोग, सहमते हैं लोग। डर ऐसा कि इसका जो यूरेनियम का जो रेडिएशन है वो कभी भी आपके शरीर पे असर कर सकता है, और उसका असर जरूरी नहीं कि तुरंत हो, 40 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है, और किसी शहर में हो सकता है। जादूगोड़ा के बाद भी आप विश्व के किसी भी शहर में जाते हैं, रेडिएशन का असर करेगा और आप सीधे मृत्यु लोक की तरफ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि यह तिराहा जो है ये मृत्यु लोक की तरफ ले जाता है। यह शहर जादूगोड़ा जो खतरनाक मैंने कहा, ये शहर नागासाकी, हिरोशिमा जैसे शहरों को खत्म नहीं करता, बल्कि आप चौंकेंगे कि यह खुद भी शहर खत्म हो रहा है। खत्म इसलिए भी हो रहा है, या बिल्कुल चारों तरफ, इस शहर के चारों तरफ आप देखेंगे आदिवासी इलाका है, पहाड़ हैं, पठार हैं और नदी नाले भी हैं, लेकिन आप चारों तरफ देखेंगे यूरेनियम के रेडिएशन से अब यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं। यहाँ गाजे बाजे अब नहीं बजते, यहाँ बिल्कुल मातमी सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बारात नहीं आती। इस शहर में वो बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। अब इस शहर में बाराती नहीं लगती तो जाहिर सी बात है कि खिड़कियां भी नहीं खुलती। यह वैसा शहर बन गया है जादूगोड़ा। यहाँ आने से लोग कतराते हैं, रहने से भी कतराते हैं। भारतीय मीडिया तो बिल्कुल नहीं आती, अनदेखा करती है, लेकिन हम पागलपन के फितूर से ज्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं जादूगोड़ा में। और जादूगोड़ा के मुख्य जगह जो है वो यही है, चौराहा तिराहा। और हमारे साथ एक और जंबाज कैमरामैन है सरवन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जोखिम लेकर, यात्रा बहुत सांसत वाली है और जोखिम वाली है, बावजूद इसके वे भी हैं और हम भी हैं, और हमारे साथ पूरी टीम है और पूरी दुनिया है। हम जादूगोड़ा को आज आपको दिखलाएंगे, भीतरी दुख दर्द जो है वो आपको दिखलाएंगे आज जादूगोड़ा का। यहाँ के आसपास नरवा पहाड़, बागजाता, बांदर दूंग और मोल्डी में भी खदानें हैं इसकी। और आपको यह बताएं कि सारंडा जंगल से भी नजदीक है और जमशेदपुर टाटानगर से भी नजदीक है, और यह यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है। और संचालित इसलिए होता है कि यह देश और विदेश के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए जरूरी ईंधन उपलब्ध कराता है। आपको पहले बता दें, अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, भास्कर ने किया है। 15 सालों में लगभग 200 बच्चे यहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग पैदा हुए हैं। हर 100 महिलाओं में से 30 महिलाओं का गर्भपात हो जा रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए आसपास के खदानों में सभी गाँव में जाने का फैसला किया गया और महिलाएं गई थी। वे महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका सहियाएं थी। तय किया गया कि 100 महिलाओं के बीच सर्वे किया जाए और निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। इस टीम ने जादूगोड़ा के आसपास के जो गांव हैं, इचड़ा, तुड़को, मेचुआ, भाटीन, बांगो, माटीगोड़ा, डुमरीडी, चाटी कोचा, तिलाई टाड़, झरिया में सर्वे किया। एक महिला ने तो यह भी बताया कि 5 बार बच्चे पैदा हुए, मरे हुए। हुड़को में महिलाओं ने बताया कि 2 से 3 माह के गर्भ के बाद अचानक गर्भपात हो जा रहा है। 100 में से 20 महिलाओं ने बताया कि उनका एक बार गर्भपात हुआ है। यह सब स्थितियां आती हैं इसलिए कि जादूगोड़ा का यूरेनियम जो खदान है उसके जो रेडिएशन है यहाँ के जन जीवन पे पड़ रहा है, और पूरा शहर, पूरा इलाका जो है खाली हो रहा है। आदिवासी नहीं जा रहे हैं क्योंकि मिट्टी उनकी है, पहाड़ उनका है, इसलिए वे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वे लड़ रहे हैं। जादूगोड़ा का जो प्रबंधन है इसको छुपाता है यूरेनियम प्रबंधन, बाहर जाने नहीं देता, और सत्ता के साथ उसकी साझेदारी है। आज तक किसी विधायक, किसी राजनेता, किसी सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने इस खतरे पे बातें नहीं की हैं। इस मामले को ऊपरी स्तर पे उठाया नहीं है। लिहाजा यह जो जगह है जादूगोड़ा, तिल तिल कर मर रहा है, कूट कूट कर मर रहा है। मरने वालों की संख्या जितनी बताई गई है उससे ज्यादा है, और हो सकता है कि कल की तारीख में जादूगोड़ा में यूरेनियम ही रह जाए, उसका रेडिएशन फैल जाए और लोग बाग या जगह छोड़ के किसी दूसरे जगह पे चले जाएं। और जादूगोड़ा यूरेनियम की जो प्रबंधन है उनका कहना है
कि इस बचाव के लिए हम कोशिशें करते हैं, अब कहाँ तक कोशिशें करते हैं और कहाँ तक उसका असर होता है, इस पे वे ज्यादा बातें नहीं करते। इन सब बातों को भी वे छुपाते हैं। जादूगोड़ा के ही पत्रकार सुशील अग्रवाल भी बताते हैं, क्योंकि वे स्थानीय हैं। वे कहते हैं कि हम तो भाई साहब तिल तिल कर मर रहे हैं, कब जीवन समाप्त हो जाए कहा नहीं जा सकता। शादियां नहीं हो रही हैं, यहाँ की बेटियों को लोग अपने घर बहू नहीं बना रहे हैं और बाहर की बेटियों को यहाँ बहू बनने नहीं भेज रहे हैं, इसलिए कि रेडिएशन हो जाएगा, हमारा बेटा या बेटी का देहांत हो सकता है, या खतरे बढ़ गए हैं, इसलिए इस इलाके में गाजे बाजे खुशी का माहौल नहीं है। और लोग जब खुशी का माहौल नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितना गमगीन और यहाँ कितना मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है जादूगोड़ा में। बिरुली साहब से बात करते हैं, घनश्याम बिरुली साहब से, जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन के जो एक कालाबाजारी है उसके खिलाफ एक काम करते हैं। जरा उनको भी सुनिए। वो आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि यहाँ जनसंख्या का अनुपात क्या है और जो बच्चे यहाँ विकलांग मिलते हैं, देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसका प्रतिशत क्या है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? यह थोड़ा सा मुझे अंदर की बात बताइए। ये आज से 20 साल पहले की बात बता रहा आपको। आज से 20 साल पहले आप जादूगोड़ा के इर्द गिर्द जो भी गांव है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर, उसमें विकलांग बच्चे देखने को मिलते थे, क्योंकि उस समय विकलांग बच्चे जिंदा पैदा होते थे और वो करीब 15 साल 20 साल तक जिंदा रहते थे। और अब क्या हुआ कि अभी इस क्षेत्र में विकलांग बच्चे देखने को नहीं मिलते हैं। मरा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा विकलांग है मरा हुआ पैदा हो रहा है, और या तो गर्भपात हो रहा है। इसीलिए विकलांग बच्चे आपको यहाँ से थोड़ा दूर में दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ से बांगो जाइए, यहाँ से 5 किलोमीटर के अंदर तो नहीं, थोड़ा बाहर होगा, उस गांव में जाइए, बहुत सारे एक ही गांव में कम से कम 30-40 विकलांग बच्चे हैं। आपने 2-3 बातें बताई मुझे अपनी बातचीत में कि एक तो यहाँ लोग अपनी बेटी नहीं देना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। दूसरी बात बताई आपने कि यहाँ से बेटी ले जाना नहीं चाहता तो रेडिएशन की वजह से। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात बताई, भीतर की बात, बहुत जबरदस्त बात बताई आपने, चौंकाने वाली बात, 5 किलोमीटर के रेंज में, जादूगोड़ा के 5 किलोमीटर के रेंज में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, यह बताया आपने। क्योंकि रेडिएशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। पहले बच्चे 20 साल, आपने बताया 20 साल पहले बच्चे पैदा होते थे, विकलांग पैदा होते थे। अब आप कह रहे हैं कि विकलांग भी पैदा नहीं हो रहे? पैदा हो रहे हैं, लेकिन मरे हुए पैदा हो रहे हैं, और महिलाओं का गर्भपात ज्यादा हो गया है। अब ऐसे कोई भी कपल जो नया शादी किया है, उनका परिवार में जाइए तो पहला बच्चा वो उनका मतलब विकलांग पैदा होगा, या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, या गर्भपात होगा। कोई भी नया शादी कपल को आप देखिए। इस गंभीर मसले पे भारत सरकार या विश्व की कोई बड़ी संगठन ने इस पे काम किया? अभी तक देखिए, हम लोगों ने कब से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि रेडिएशन से हमें बचा ले। सरकार और कंपनी को चाहिए कि हम लोगों को तत्काल यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास कर दे, और वो भी इतना स्पीड से, जैसे हम किसी घर में आग लगा हुआ और अंदर में बच्चा है रो रहा है, उस बच्चे को बचाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए, वैसी प्रक्रिया यहाँ के लोगों को बचाने का सरकार को करना चाहिए। लेकिन नहीं, ना सरकार करेगी और ना कोई, वो केवल न्यूक्लियर से ये बम बना करके हम किसी दूसरे देश को धमकी देने का काम कर रहे हैं, और यहाँ जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हम लोगों को तो इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मरते रहिए, कब मतलब जादूगोड़ा टेलिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों पर क्या असर हो रहा है, वहाँ का मिट्टी में कितना रेडिएशन है, वहाँ का पानी में कितना रेडिएशन है, वहाँ का हवा में कितना रेडिएशन है, उसका तो आकलन उनके पास है, हम लोगों के पास नहीं। आप तो बड़ी यह कहा कि बहुत बड़ी बात, चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, और आप यह कह रहे हैं कि जो रेडिएशन है यहाँ का, ये तो बिल्कुल एटम बम बन के दूसरे देश को प्रभावित कर रहा है, समाप्त भी कर रहा है। जैसे नागासाकी हिरोशिमा को समाप्त कर दिया, खत्म ही कर दिया। वो अलग बात है कि उनकी खासियत थी, फिर दोबारा उन्होंने बसा ली। अभी जो विश्व युद्ध चल रहा है, जिसमें धमकियां दी जा रही हैं, और जहाँ यहाँ के न्यूक्लियर प्लांट से भी कुछ चीजें गई होंगी, मान सकते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। तो यहाँ के जो लोग बाग हैं, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, वो तो प्रभावित हैं ही। बाकी जो उस फैक्ट्री से संबंधित नहीं है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, वो भी प्रभावित हैं, और इस हद तक प्रभावित हैं कि वे मर रहे हैं, मरमुरा रहे हैं। और वही नहीं, उनके गर्भ में जो बच्चा है, बच्चों मतलब औरतों के गर्भ में जो बच्चा है,
वो या तो पैदा नहीं हो रहा है या तो मरा हुआ पैदा हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि विकलांग भी पैदा नहीं हो रहा है। ये कितनी खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये देखिए, ये मानव जीवन और पूरा जीव समष्टि के लिए खतरनाक है। अभी हम लोग तत्काल कब से मांग रहे हैं, तत्काल हम लोग को यहाँ से रिलीव कीजिए यहाँ से, क्योंकि हमारा घर, हमारा ज़मीन, हमारा जीने का जो भी स्रोत है, या नदी हो या जंगल हो, हम उससे, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तो तनख्वाह मिलता है, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको तो यहाँ रहना है। यूसीएल रहने से भी और यूसीएल नहीं भी रहने से उसको रहना है। आप सोचिए कि यूसीएल अगर यहाँ मिनरल ख़त्म हो जाएगा तो यूसीएल बंद हो जाएगी। उस स्थिति में अभी जो टेलिंग पॉइंट का इतना जो करोड़ों टन यहाँ यूरेनियम कचरा डाला गया है, अभी कुछ भी होगा तो हम लोग सरकार को और यूसीएल को बोलते हैं कि आप इसको रिपेयरिंग कीजिए, तुरंत इसको बंद कीजिए, यहाँ लीक हो रहा है। अगर बंद होने के बाद में टेलिंग तो रहेगा ही यहाँ करोड़ों टन, और यहाँ के आदिवासी लोग रहेंगे ही। कंपनी और यहाँ जो भी लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं वो लोग तो वापस चल जाएंगे अपना अपना। हम लोग को तो रहना है। तो उस स्थिति में इसका देख रेख और रख रखाव का जिम्मेदारी किसका होगा? कंपनी का होगा, यूसीएल का, ये राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने। तो उस स्थिति में तो हम लोग को रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बताइए, ये मेड़ अगर टूट गया इस क्षेत्र में, कब टूट भी सकता है। बड़े बांध टूट गए हैं तो आने, और यहाँ हैवी रेन होता है। पिछले साल बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, और हमको सुनने में मिला है, जो कि रिपोर्ट यहाँ बहुत सारा लोग छिपाने का कोशिश करता है, यूसीआईएल एक क्रैक हुआ था, उस समय इमरजेंसी लागू हो गया और तुरंत उसको भरपाई किया। कहाँ? तो अगर आने वाला समय में ऐसे होगा तो बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ के लोगों को चाहिए कि यूसीआईएल सरकार जो भी कर रहा है अपना प्रॉफिट के लिए, हाँ, तो वो मनमानी करने नहीं दिया जाना चाहिए। और हम लोग तय करेंगे कि हमारा जीवन का सुरक्षा कैसे होगा। हाँ, ठीक है। आप जहाँ पेट में पलने वाला जो बच्चा का बात बोल रहे हैं, ये हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिरा था, उसके बाद जो रेडिएशन से लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग तो तत्काल मर गए। उसके बाद में जो रेडिएशन का जो असर धीरे धीरे और भी लोगों तक फैला, तो जापान के लोग तो थोड़ा सा एडवांस है, और वो लोग अनुसंधान में ये पाया कि ये रेडिएशन का जो पहला शिकार है वो पेट में पलने वाला बच्चा है। जिस समय छोटा 1 सेल से शुरू होगा बच्चा, तो उस समय अगर रेडिएशन इंजेक्ट होगा तो वो बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, या विकलांग पैदा हो सकता है या मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है। वो तो 5 साल के बाद उसको मतलब बच्चा पैदा हुआ। तो बात ये है 5 साल से लेडीज यहाँ नहीं आई थी, तो भी 5 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ। तो दोनों बच्चे, उसका एक लड़का लड़की, मैं नाम भी जानता हूँ। इसमें ऐसे है कि मान लिया आप जादूगढ़ा क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, आप कहीं ना कहीं रोड में या टेलिंग पॉइंट में या कहीं भी आप यहाँ रह रहे हैं या आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि लोग अगल बगल जो रहने वाले लोग तो हमेशा जादूगढ़ा में रहते हैं। उसको डोज मिलता है रेडिएशन का, किसी को हाई डोज मिलेगा, किसी को लो डोज मिलेगा। एक बार किसी व्यक्ति को अगर रेडिएशन लगा, उसको हाई डोज या लो डोज, वो हमेशा के लिए उसका शरीर से रेडिएशन इंजेक्ट होते रहेगा। अभी तत्काल आपको कुछ नहीं हो सकता है, ये तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट है ना। अच्छा। आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप यूसीएल में नौकरी कीजिए 25 साल 30 साल, आपको कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे को हो सकता है, या आपके बच्चे के बच्चे को हो सकता है, कहीं ना कहीं स्टेज में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए वो मामला जो हमने उठाया, वो ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये लगभग इस रेडिएशन के शिकार पूरा जादूगढ़ा इलाका होगा। हाँ, जरूर। पता नहीं। अभी तत्काल किसी को, जैसे बड़े लोग, अभी हम आपको कुछ नहीं होगा, है ना, तत्काल। ये तो तुरंत आग जैसे। आपने कहा कि 20 साल 25 साल लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कब होगा, कुछ पता नहीं। किसी कहीं ना कहीं जीवन का किसी ना किसी स्टेज में आपको होगा, आपके बच्चे को होगा या आपके 3rd जनरेशन को होगा, लेकिन होगा। तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है पूरा खतरों से में है, एकदम घिरा हुआ है। किसी को भी रेडिएशन कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, हर अच्छाई की कोई कीमत होती है, चाहे वो विकास हो, विनाश की कीमत चुकानी पड़ती है।
हमारा राज्य झारखंड जिसे खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, पर यही खनिज संसाधन झारखंड के एक गांव जादूगढ़ा के लिए विनाश का कारण है। एक ऐसा गांव जहां ज्यादातर लोग विकलांग जन्म लेते हैं, औरत गर्भवती नहीं हो पा रही और गर्भवती हुई भी तो बच्चे विकलांग या फिर गर्भ में ही मर जाते हैं। और ये सब का कारण है यूरेनियम का रेडिएशन। कोई भी महिला या गर्भ धारण करती है तो लोग को डर सा महसूस होता है कि आने वाला जो मेरा बच्चा है ये स्वस्थ होगा कि नहीं होगा। यहाँ का लड़की बाहर में शादी देता तो और लोग को भी छोड़ दिया है बच्चा नहीं होने के कारण से। स्कूल के दिनों में यहाँ के बारे में बस इतना ही पढ़ा था, जादूगढ़ा मतलब यूरेनियम का खान। पर आज हम इस जगह को और करीब से देखने जा रहे हैं। दुमका से लगभग 260 किलोमीटर दूर। रास्ता थोड़ा लंबा है तो आपको एक कहानी सुनाते हैं, पर उससे पहले आप ये देखो जादूगढ़ा, जो कि जारागोड़ा शब्द से बना है, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ एलिफेंट्स। अब ये देख के भाई कौन नहीं डरेगा। एक समय था जब यहाँ हाथियों का घर हुआ करता था, पर अब माइंस और फैक्ट्रीज खुलने के कारण हाथियों का रहने का जगह खत्म हो गया है। ये रास्ता थोड़ा लंबा है तो आपको कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है 1967 से पहले की। उस समय के ज्यादातर कहानी किस्से के असली किरदार भूत, पिशाच, बुरी आत्मा होती थी। तब ये जगह जादूगढ़ा नहीं जारागोड़ा नाम से जाना जाता था। और तब यहाँ एक कहानी बहुत फेमस थी। जादूगढ़ा और तुरामडी के बीच एक पेड़ था और उस पेड़ के सामने से कोई भी गर्भवती महिला पार नहीं होती थी, क्योंकि लोगों का मानना था उस पेड़ में भूत या बुरी आत्मा है जो बच्चे को गर्भ में ही मार देता है, या फिर भूत गर्भ में आधा बच्चा को खा जाता है, मतलब बच्चे विकलांग जन्म लेता है। ये कहानी इतना फेमस होती है कि भारत सरकार तक पहुंच जाती है। फिर भारत सरकार जांच करने के लिए एक टीम को भेजती है और ये कहानी फिर साइंस वर्सेस भूत पिशाच की हो जाती है। जांच सफल होती है और पता चलता है इस जगह पे तो यूरेनियम है बहुत बड़ी मात्रा में, और जो प्रभाव है गर्भवती महिला में यह तो यूरेनियम का रेडिएशन है। इस बार साइंस की जीत होती है और इस कहानी से भारत सरकार को बहुत बड़ी खजाना मिल जाती है देश का विकास के लिए। फिर क्या था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग की शुरुआत होती है और उस जगह के लोगों को नौकरी, पुनर्वास का आश्वासन देके उस जमीन को खाली करवा दिया जाता है। ये घटना 27 तारीख को, जो कि भारतवर्ष में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन हमारा उसी दूसरा दिन ही जबकि झंडा का फूल भी नहीं सूखा था, उसका दूसरा दिन हमने कुचल दिया, विदाउट इंफॉर्मेशन का घर को ढक दिया गया। अभी रहा साथ में डीएसपी साला पुलिस ऑफिसर्स रहा, जैसे कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा है। हम लोग कौन सा गलती किए थे जो कि हमारा विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट ये करके हमारे को घर को ढहा दिया जा रहा है। और फिर 1967 में शुरू होती है यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत का पहला यूरेनियम फैक्ट्री। तो हाँ जी, हम जादूगढ़ा पहुंच गए, जो कि झारखंड का इस सिंहभूम जिला में पड़ता है, जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ का वीडियो बनाना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। जादूगढ़ा बहुत सेंसिटिव जगह है झारखंड का। वहाँ जाने से पहले 1-2 आर्टिकल पढ़े थे जिसमें मेंशन था जादूगढ़ा में यूरेनियम का कचरा भारत का सबसे गुप्त रहस्य में से एक है, और यही नहीं, नेशनल प्राइड और आत्मनिर्भरता के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्रीय शर्म या अपराध है मानवता के खिलाफ। ऐसे बच्चे दिखे और ऐसे नवयुवक दिखे कि जो 20-25 साल से कम उम्र के थे और उनमें कुछ जन्मजात विकलांगताएं दिखी। जादूगढ़ा के अलावा भाटीन, नरवा पहाड़, तुरामडी, बगजाता और मोहल्डी में भी एक के बाद एक माइंस खोला गया। मैंने 2 दिन तक लगातार जादूगढ़ा के आसपास माइंस के वीडियो बनाने की कोशिश किया, पर हर जगह सेफ्टी के नाम पर यूसीआईएल के गार्ड और नो ड्रोन जोन के कारण एक फोटो भी कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था। पर मुझे जादूगढ़ा के नजदीक चट्टीकुचा जाने का मौका मिला, जहाँ जादूगढ़ा माइंस का टेलिंग पॉइंट है। ये जो आपको पहाड़ जैसे दिख रहा है, ये जितना सुंदर दिख रहा है, जितना खूबसूरत दिख रहा है, और इसके पीछे पूरा टेलिंग पॉइंट है। टेलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा डैम जहाँ पर माइंस के गंदा पानी को स्टोर किया जाता है और उस पानी में रेडियो एक्टिव कंटेंट भी होते हैं।
यूरेनियम को जब रिफाइन किया जाता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ आता है। ऊपर में एक जारखान है जिसमें जितना भी पेड़ पौधा होता है वो नष्ट हो चुका है। चट्टीकुचा में जो टेलिंग पॉइंट बना है वो जगह पर जाहिर थान है, संथाल जनजाति का आस्था स्थल, जहाँ वे देवी देवता पूर्वज का पूजा पाठ करते हैं। जाहिर थान में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कि आस्था से जुड़ी होती है, पर यूसीआईएल की यूरेनियम का कचरा उस जाहिर थान को डुबा रही है, जिसके कारण जाहिर थान का पेड़ पौधा खत्म हो रहा है। लेकिन अभी तक हमारा जो देश परगना है बेजू मुर्मू, उसका प्रयास से अभी जहरस्थान बचा हुआ है, मतलब वो जगह बचा हुआ है। लेकिन वो पूजा करने का जो जैसे एक हमारा एक पेड़ों का झुरमुट होता है, हमारा जहरस्थान पूरा छायादार रहता है, सैकड़ों पेड़ रहते हैं अलग अलग। हमारा ये आपका साल साल पेड़ भी होता है, करम भी होता है, उसके बाद हैसेल भी रहता है, बहुत सारा जो हमारे इस एरिया में जो पेड़ है सब तरह का पेड़ रहते थे, लेकिन सब मर गया है। ये बात को हम लोगों ने कभी काफ़ी गंभीर से लिया है और हम लोग को जहरस्थान को बचा के रखेंगे। जब जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी जादूगढ़ में रिसर्च करती है तो पता चलता है टेलिंग पॉइंट है उसमें 10 MB पर ईयर रेडॉन गैस जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ के लोग और आदिवासी का पवित्र स्थल खतरे में है। और ये सब के बाद भी यूसीआईएल जादूगढ़ के आसपास लोगों में होने वाली बीमारी, कैंसर, फिजिकल डिसेबिलिटीज और कई तरह की बीमारी का कारण रेडिएशन है, ये बात मानने को तैयार नहीं। यूसीआईएल का कहना है कि बाकी देश के कंपेयर में इंडिया में यूरेनियम और बहुत लो ग्रेड का है, इसमें रेडियो एक्टिविटी कंटेंट बहुत कम है, इसलिए बीमारी का कारण रेडिएशन तो नहीं बल्कि यहाँ का अस्वच्छ वातावरण, खाने की कमी बीमारी का कारण है। पर आप WHO का ये रिपोर्ट देखो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है कि अगर 50 से 100 मिलीवाट कहीं से रेडॉन गैस उत्सर्जित होता है यूरेनियम का, तब कैंसर का खतरा होता है, नर्वस सिस्टम खराब होने का खतरा होता है, लोगों की सोचने समझने की सद्बुद्धि जो है खत्म हो सकती है। लेकिन ये जो 1 से लेकर के 10 मिलीवाट तक ये जो रेडॉन गैस उत्सर्जित हो रही है, इसमें 3 सबसे बड़े खतरा है। सबसे पहला खतरा है कि कोई भी महिला का गर्भपात हो सकता है। दूसरा खतरा यह है कि समय से पहले महिलाओं का डिलीवरी हो सकता है। और तीसरा खतरा यह है कि बच्चा अगर जन्म लेगा तो बच्चा विकलांग जन्म ले सकता है। ये 3 कारण ये बताया है। कैंसर, नर्वस सिस्टम खराब होने का कम खतरा है, लेकिन ये जो रेडॉन गैसें आज की डेट पे निकल रही है यूरेनियम खान के आसपास, जादूगोड़ा के आसपास, उसमें ये 3 खतरे सबसे बड़ा है और इन्हीं खतरा का सामना तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं जादूगोड़ा। संडे हॉलीडे के कारण स्कूल तो विजिट नहीं कर पाए, पर आप हॉस्पिटल का कंडीशन देख के स्कूल का हालत भी जज कर सकते हैं। बाहर से हॉस्पिटल बिल्डिंग बहुत सही लग रहा था, पर अंदर पूरा खाली, ना बेसिक इक्विपमेंट है वार्ड में और ना ही पेशेंट, पूरा वार्ड खाली। फिर मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ के लोग बीमार ही नहीं पड़ते, तो यही जानने लोगों से मिलने गाँव विजिट करने जाते हैं। पर सच्चाई तो कुछ और ही है। आप अगर यहाँ का CMO से पूछ देंगे कि क्या यहाँ लोग बीमार नहीं होते हैं, क्या इस तरह का जो लोग बोलते हैं कि ये रेडिएशन के कारण यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ना, तो बोलेगा कि भाई देख लीजिए यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ इसके मतलब पेशेंट नहीं आ रहे हैं, कोई बीमार आदमी नहीं आ रहे हैं, तो आप समझिए कि यहाँ सब सुख शांति में है, निरोग है। वो लोग वही दिखाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं ये करेगा। और यह दूसरी बात यह है कि वो लोग अभी अगर कोई आदमी यहाँ एडमिट हुआ तो तुरंत वो लोग को रिफ़र कर देता है, ये MGM में रिफ़र, मतलब अगर वो UCL का वर्कर है तो उसको TMH में भेजेगा, अगर गांव का आदमी है तो उसको MGM भेजेगा या सदर अस्पताल भेजेगा। तो यहाँ पर आपको 1 घंटा भी नहीं रखेगा, बोलेगा कि आपको थोड़ा गंभीर है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, आप चले जाइए वहाँ। वैसे ही करता है, इसीलिए खाली है। एक समय था कि यहाँ पर हम बेड नहीं मिलता था, अभी अपना जिम्मेदारी से भागना चाहता है कि हम इसका इलाज करेंगे तो हमारे पास रिपोर्ट रह जाएगा, जाए सरकार के पास जाए, TMH जाने, तो यही है। फिर मैंने उनसे पूछा, देश को तो जादूगढ़ से बहुत कुछ मिला, पर जादूगढ़ को क्या मिला बदले में? देखिए,
सही बात है कि आज जो है हमारे भारत सरकार ये परमाणु बम से सजा हुआ है और लोग दूसरे देश भी थोड़ा डरते भी हैं कि हाँ इसके पास ये परमाणु बम है। और यूरेनियम से केवल बम नहीं बनता है, बहुत सारा और भी है, विद्युत बनता है और वो पूरा देश को रोशन करता है। नाम हो रहा है पूरा देश का, देश विदेशों में डंका बजता है कि ये भारत सरकार के पास ये है वो है। लेकिन यहाँ के जो लोगों को बीमारी के सिवा कुछ नहीं मिला। वो ज़मीन चले गया, ज़मीन जाने के बाद नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद बीमारी मिला, उसका कमाई जो है और आधा से अधिक तो अपना हेल्थ पर खर्चा हो गया। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, अभी हम लोग को जो ये नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर तो ज़मीन साहब ले लिया और वो जो रेडिएशन ये जो अभी ये 3 तो डैम बन गया, उसी से रेडिएशन हो रहा है, उसी से हम लोग को बीमार मिला। और वो जो छिद्र के 1000 एकड़ बहुत चारों ओर से ज़मीन को बर्बाद कर रहा है। हम लोग को बेघर भी कर दिया, मैंने लैंडलेस कर दिया, उसके बाद बेरोजगार कर दिया, फिर हम लोग को मतलब ये मिला कि बीमारी के पर यहाँ के। तो कुल मिला के स्थिति बहुत गंभीर है। पहले बात तो यूसीआईएल रेडिएशन के बारे में मानने को तैयार नहीं, स्कूल हॉस्पिटल बस नाम का है। जहाँ तक मुझे ये वीडियो बनाते वक्त समझ आया, जब भी ऐसा यूरेनियम माइंस फैक्ट्री कहीं स्टेब्लिश किया जाता है तो 10 किलोमीटर के रेंज में जो भी गाँव जो भी लोग आते हैं उसे पुनर्वास करना, पर यहाँ तो 0 किलोमीटर भी गाँव है। बाकी आपके लिए कमेंट सेक्शन है, तो अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। तो हाँ जी, ये था जादूगोड़ा का कहानी, जो कि मुझे आपकी कमेंट से ही इस जगह के बारे में पता चला था। तो इस वीडियो में भी आपके शहर का कोई स्टोरी या कोई ऐसे जगह जो आने वाला वीडियो में हम कवर कर सके तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो में।